फाइबोनाची सीक्वेंस जो है ये पहला प्रॉब्लम है इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व थ्रू डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, फाइबोनाची सीक्वेंस ये कहती है कि आपका जो अगला नंबर है वो पिछले दो नंबर्स पर के सम पर मुश्तमिल होगा। अगर वो एडिशन की है तो, अगर मल्टीप्लिकेशन की है तो पिछले दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब सपोज ये पुट अप, अच्छा अब ये जो है इसकी मोटिवेशन ये है कि ये एक बंदा था, एक ताजिर था, उसके जहन में एक ख्याल आया कि यार अगर मैं रैबिट के एक पेयर को एक कमरे में बंद कर दूं तो एक ख़ास अरसे के बाद हमारे पास कितने रैबिट्स होंगे, उनको बाहर ना जाने दूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये रैबिट प्रॉब्लम कहलाता है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि ये डिलीट कर दूंगा, ये इससे कोई रिलेवेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल ये ओरिजिन ही इसका ये फाइबोनाची सीरीज का ना ओरिजिन ही ये चीज़ है। उसके जहन में अचानक ख्याल आया कि मैं अगर एक कमरे में एक रैबिट का पेयर बंद कर दूं तो मेरे पास कितने मजीद जो है ना रैबिट्स एक महीने, एक साल, डेढ़ साल बाद हो सकते हैं। तो सपोज यू पुट अ पेयर ऑफ रैबिट, ये ख्याल आया था उसके जहन में, इन अ प्लेस सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अ वॉल, जो कि बंद हो चारों तरफ से, जहाँ से रैबिट बाहर ना जा सके ना बाहर से अंदर आ सके। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रैबिट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम दैट पेयर इन अ ईयर, एक साल के अंदर कितने पेयर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ इट इज सपोज दैट एवरी मंथ ईच पेयर बिगेट्स अ न्यू पेयर विच फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑन बिकम्स प्रोडक्टिव। ठीक है जी, यानी इसकी शर्त ये है कि एक पेयर जनरेट करने के काबिल 2 महीने बाद होता है, यानी हर महीने नहीं करता वो। एक बच्चा पैदा हुआ, वो 2 महीने बाद इस काबिल होगा कि वो मजीद बच्चे पैदा कर सके। इज इट क्लियर? अब ये एक टेढ़ा प्रॉब्लम है, सीधा प्रॉब्लम नहीं है, ये टेढ़ा प्रॉब्लम है। सही है कि एक पेयर आया, वो अगले महीने में एक ही रहा, उससे अगले महीने क्या हो गया, 2 हो गए, 2 पेयर हो गए, 2 पेयर से फिर वो कितने हो गए, 3 हो गए, 3 से वो 5 हो गए। इस तरीके से उसने ये आइडिया दिया था ना। उसने फिर ये सोचा कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये होगा। वो मैथमेटिशियन भी था, वो ताजिर भी था कि 1 1 2 3 5 8 13। अब इसने बोला ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन गई, इससे तो मैं बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ इस अप्रोच से। तो ईच नंबर इज सम ऑफ द 2 प्रीसीडिंग नंबर्स। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम वाज पोज्ड बाय लियोनार्डो पिसानो। ये बंदा था लियोनार्डो पिसानो, बेटर नॉन बाय हिज निकनेम फाइबोनाची। इसका निकनेम था फाइबोनाची। ठीक है, फाइबोनाची मींस सन ऑफ बोनेसी। तारीख पैदाइश इसकी 1170 है और ये मरा गया था 1250 में। ठीक है, दिस प्रॉब्लम एंड मेनी अदर्स वर imposed in his book लाइबर एबेसी published in 1202। ठीक है, इस तरह के इसने कई प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं अपनी बुक के अंदर। दिस बुक वाज बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक एंड अलजबरा दैट फाइबोनाची हैड accumulated ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स। अब इसने इस आइडिया को अपने, ये तो ताजिर था, मुख्तलिफ लोकेशंस पर कहते हैं ट्रेवल करता था, तो अब इसने अपने इस आइडिया को मुख्तलिफ है क्या कहते हैं सिचुएशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। सही है, और अपने तमाम तजुर्बात को एक बुक की फॉर्म में इसने पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब दिस बुक विच वेंट ऑन टू बी वाइडली कॉपीड एंड इमिटेटेड इंट्रोड्यूस द हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यूज डेसिमल सिस्टम। यहां से डेसिमल सिस्टम का एक आइडिया निकला एंड द यूज ऑफ द अरबिक न्यूमेरल्स इनटू यूरोप। ठीक है जी, अरबिक न्यूमेरल्स, अरबिक जो नंबर्स हैं उनका जो है यूरोप के अंदर इंट्रोडक्शन भी इसके थ्रू ही हुआ है, इन दिस बुक के जरिए हुआ है। द रैबिट प्रॉब्लम इन द थर्ड सेक्शन ऑफ लाइबर एबेसी लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइबोनाची नंबर। रैबिट प्रॉब्लम से उसने फाइबोनाची नंबर्स जनरेट करे एंड द फाइबोनाची सीक्वेंस जनरेट की, फॉर विच फाइबोनाची इज बेस्ट रिमेंबर्ड टुडे। और इस सीरीज की वजह से इसे फाइबोनाची को याद रखा जाता है। ठीक है, this sequence in which each number is the sum of the 2 preceding numbers has proved extremely fruitful and appears in many different areas of mathematics and science। मैथमेटिक्स और साइंस के बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह के जहां पर ये फाइबोनाची की सीरीज जो है ये क्या कहते हैं इस्तेमाल होती है। और ये इतनी वाइडली यूज्ड है, इतना वाइडली यूज्ड है कि देयर इज अ जर्नल, रिसर्च जर्नल हुज नेम इज फाइबोनाची क्वार्टरली, इज अ मॉडर्न जर्नल। आज के दौर का भी जर्नल है। जर्नल का मतलब क्या होता है कि हर 3 महीने बाद कोई नई चीज इस फील्ड के अंदर वो पब्लिश हो रही है इसके अंदर। ठीक है, डिवोटेड टू द स्टडीइंग मैथमेटिक्स रिलेटेड टू दिस सीक्वेंस। इसमें वो तमाम मैथमेटिक्स डिस्कस होता है इस जर्नल में जो फाइबोनाची से रिलेटेड होता है। ठीक है, बुक होना एक अच्छी चीज है,
लेकिन अगर जर्नल है कोई चीज तो इसका मतलब है कि वो एरिया बहुत बड़ा है और इसमें कंटिन्यूसली रिसर्च चल रही है, ठीक है। कोई कंटिन्यूसली इसको सक्सेसफुली लोग नई चीजों में यूज कर रहे हैं और वो अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स। इज इट क्लियर? तो ये दो नंबर, एक नंबर पिछले दो नंबर को जमा करके हासिल करना लगता बहुत छोटी चीज है, लेकिन बेसिकली इसने बहुत बड़े बड़े मसाइल हल किए हैं। और इसका सोल्यूशन डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। Fibonacci number Fn are defined as follows: F0 is equal to 0 and F1 is equal to 1, और फिर Fn is equal to Fn minus 1 plus Fn minus 2। हमारे पास तीन इनिशियलाइजेशन होंगी, दो इनिशियलाइजेशन होंगी, बाकी आगे फार्मूला खुद ही जनरेट कर लेगा। ये हमें सबको पता है, इसमें कोई समझने की कोई जरूरत ही नहीं है कि इनिशियल 0 1 से होगा। हम चाहे तो 1 1 से कर सकते हैं इनिशियल, हम चाहे तो कोई भी किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल और ओरिजिनल फाइबोनाची सीरीज है वो 0 और 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। n लेस देन 2 है, नंबर लेस देन 2 है, तो वो फाइबोनाची हो ही नहीं सकती, सही है। अगर डाटा आइटम है ही दो तो उनमें आपको कोई फाइबोनाची का पैटर्न नहीं मिलेगा। दो से छोटे होंगे ना, तो फाइबोनाची का कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। देन रिटर्न एन, नंबर अगर दो से छोटा एक ही होगा, एक ही नंबर होगा, उसी नंबर को रिटर्न कर दो आप। अदरवाइज रिटर्न एफ फाइबोनाची n माइनस 1 प्लस फाइबोनाची n माइनस 2। यू कैन सी दैट फाइबोनाची फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, ठीक है। एक में पिछला नंबर और दूसरे में उससे पिछला नंबर, ये दोनों कॉल हो रहा है और वो कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे, उन वैल्यूज को ऐड करके हमें अगला नंबर मिलेगा। अब सपोज कीजिए कि अगर इस फंक्शन फाइबोनाची में हम 8 पास करते हैं, इस फंक्शन फाइबोनाची में 8 पास करते हैं तो क्या होगा? डेफिनेटली अगर n 8 है तो n माइनस 1 7 होगा और n माइनस 2 6 होगा। 7 जब यहां आएगा तो फिर वो फाइबोनाची फंक्शन कॉल करेगा, n माइनस 1 6, n माइनस 2 5। यहां आएगा तो n माइनस 1 5 और n माइनस 2 4, फिर नीचे आएगा n माइनस 1 4, n माइनस 2 3, फिर ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा और इस वक्त तक जाएगा जब तक के बेस नहीं मिल जाती आपको, n इज ग्रेटर देन 2 नहीं मिल जाता आपको, ठीक है। अब यही चीज हर जगह रेप्लिकेट हो रही है, तो यू कैन सी दैट इस रिकर्सिव कॉल के अंदर हमारी बहुत सारी अननेसेसरी रिकर्सिव कॉल भी हो रही हैं। क्या मतलब है अननेसेसरी रिकर्सिव कॉल का? फाइबोनाची 6 यहां भी कॉल हो रहा है, यहां भी कॉल हो रहा है। फाइबोनाची 5 ये हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, 3 दफा कॉल हो रहा है। फाइबोनाची 4 को आप देख लीजिए, ये यहां कॉल हो रहा है। इसी तरीके से नीचे जितने नीचे आते जाएंगे उतनी ही डुप्लीकेशन बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक इशू है रिकर्सिव कॉल्स यूज करने का फाइबोनाची सीक्वेंस के अंदर। दिस इज अ इशू। इस इशू को सॉल्व किया गया है। अब ये बात बताइए कि अगर n माइनस में होंगे तो वो 2 रिकर्सिव कॉल है, n की 1 रिकर्सिव कॉल है। n माइनस 1 होगी तो उसकी 2 रिकर्सिव कॉल होंगी, n माइनस 2 की 3 होंगी, n माइनस 3 की 5 होंगी, n माइनस 4 की इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। और एक वक्त आएगा कि आपकी जो एफ के की जो कॉल होगी वो k माइनस 1 होगी। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? देख लेना आप। अगर n 8 है तो 7 की कितनी है? 7 की एक ही है। 6 की कितनी है? n माइनस 1 की एक ही है। n माइनस 2 की कितनी है? 2 है। n माइनस 3 की कितनी है? 3 है। n माइनस 4 की कितनी है? इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो यहां से ये कैलकुलेशन की है इसने, सही है। तो n माइनस की होगी तो उसकी कितनी दफा रिकर्सिव कॉल होगी? k टाइम होगी। n माइनस की अगर हम लेवल पे जाते हैं तो अब इसका हल क्या है? ठीक है, इस रिकर्सिव कॉल का हल ये है कि हम जो पिछली आइटरेशन करते जा रहे हैं उनको मेमोराइज कर लें, उन्हें सेव कर लें, ताकि जब दोबारा कोई रिकर्सिव कॉल हो तो हम बजाय फंक्शन कॉल करने के उसका रिजल्ट यूज कर लें। ऐसा ही है, क्या ख्याल है?
अब अगर मैं सिंपल एल्गोरिथम लगाता हूं इसके ऊपर तो ये मेरा रिकर्सिव कॉल तो अच्छी खासी टेढ़ी है, ये अच्छा खासा टेढ़ा जो है ना वो ट्री बन जाएगा। अब लाजमी सी बात है, जब ट्री बनेगा तो इसको सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा, और टाइम कितना लगेगा, अनलॉग एन टाइम लगेगा। सही है। इससे बचने के लिए, इसको फास्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं इस जो अननेसेसरी रिकर्जन है इसे अवॉइड करूंगा, और इसे अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि मैं एक प्रोसेस इनिशिएट करूं जो मेमोराइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, कि एक दफ़ा जो चीज़ हो गई अब उसे दोबारा नहीं करना, उसके रिजल्ट्स को यूज़ करना है। सही है। अब यहां पर एक फंक्शन है जिसे मेमोराइजेशन फिबोनाची का नाम दिया गया। अब आगे वो क्या कहता है कि एक एरे डिक्लेयर कर दो भाई। सही है। अगर n इज लेस देन 2 है तो वो डिफाइन कर दें, और अगर इफ एफ एन इज अनडिफाइंड, अगर अभी तक f, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि f2 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं आई अभी तक, तो फिर ये काम करो कि एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। सही है। और रिटर्न एफ एन। फॉर एग्जाम्पल अगर तीसरा नंबर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो क्या करेगा, 0 और 1 को ऐड करके F3 लोकेशन पे सेव करेगा और F3 को रिटर्न कर देगा। सही है। अगर फर्ज कीजिए कि n की वैल्यू 4 है और 4 पे कोई एरे 4 पे कोई नंबर स्टोर नहीं है, तो फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, F3 और 2 को ऐड करके F4 पे स्टोर करके रिटर्न करेगा। दोबारा आ गया F3, अब F3 में वैल्यू मौजूद है, वो बगैर एडिशन करे उसे उसकी एरे की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो दिस इज दिस प्रोसेस कॉल्ड मेमोराइजेशन, यानी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे सेव करते चले जाए और उसको कोई ना कोई इंडेक्स अलॉट करते चले जाए, ताकि जब हमारा रिक्वायर्ड इंडेक्स दोबारा आए तो फिर हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, उसकी रिजल्ट को हम यूज कर लें। क्लियर हो गई बात? आपको अभी अंदाजा होगा कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ये मॉडर्न रिसर्च के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एमफिल करने जाएंगे तो एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर ये पूरी यही है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। पीएचडी की अगर करने जाओगे तो वहाँ पर भी जो है वो सब्जेक्ट ये पढ़ाया जाता है, एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, उसमें भी यही है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पूरी है। फंक्शन लिखा हुआ है, इफ वी ट्रेस थ्रू द रिकर्सिव कॉल एफ बी वी फाइंड दैट एरे एफ गेट्स फिल फ्रॉम बॉटम अप। ठीक है जी। तो बॉटम अप इसकी एरे को हम फिल करेंगे और उसको जो पिछला अगर हो चुका होगा बॉटम अप। अच्छा जी। इसी तरीके से टू मेमो एफ बी वी फाइंड दैट एरे गेट्स फिल्ड फ्रॉम बॉटम अप, फर्स्ट F2 देन F3 एंड सो ऑन अप टू FN तक उसके अंदर हम फिल कर लेंगे। उसके बाद वी कैन रिप्लेस रिकर्जन विद अ सिंपल फॉर लूप दैट जस्ट फिल अप द एरे F1 इन दैट ऑर्डर, और उसको फिर हम वैल्यूज को रिट्रीव करते रहेंगे अगर हमारी वैल्यू पहले कैलकुलेट हुई होगी तो। सिंपल। ठीक है। ये आइटरेटिव मेथड है। एक आइटरेटिव मेथड में क्या है, एक एरे डिक्लेयर करें आप, उसमें n एलिमेंट्स हो, शुरू के 2 नंबर्स आप इनिशिएट करा दें और अगले नंबर्स को पॉपुलेट करते चले जाएं, किससे, पिछले 2 नंबरों के एडिशन से। अब इस केस में भी इसका ऑर्डर क्या होगा, n ऑर्डर होगा। ये आसान मेथड है, बजाय इसके कि रिकर्सिव हम कॉल करें रिकर्जन। आप ये देख लें कितना सिंपल लूप है ये, कि एक n एरे डिक्लेयर किया आपने, उसके शुरू के 2 नंबर्स के ऊपर इनिशियलाइज कर दे नंबर, और तीसरे नंबर से आइटरेशन शुरू कर दे 2 से लेके n तक, और हर आइटरेशन में जो i की वैल्यू है उसको पॉपुलेट कर दें पिछली 2 वैल्यूज के सम से। तो आइटरेटिव मेथड के जरिए इसको सॉल्व करना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रा रिलेटिवली इजी होता है इफ कंपेयर्ड विथ रिकर्सिव अप्रोच। अच्छा बेटा, फिबोनाची सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमने 2 मेथड देखे। फिबोनाची सीरीज अचीव करने के लिए 2 मेथड हमने देखे। एक देखा है रिकर्सिव मेथड और एक देखा है आइटरेटिव एल्गोरिथम। ठीक है। आपने देखा कि आइटरेटिव एल्गोरिथम जो है वो रिलेटिवली इजी है इफ कंपेयर विथ रिकर्सिव मेथड। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं अगर हम एनालिसिस करने पे आए टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए, कि ये दोनों एल्गोरिथम यानी आइटरेटिव मेथड और रिकर्सिव मेथड कितना टाइम लेंगे इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम देखें तो रिकर्सिव मेथड जो है
जो आइटरेटिव मेथड है वो रिलेटिवली इजी है, और हम ये क्लियरली देख रहे हैं कि ये एंड टाइम, ऑर्डर एंड टाइम जो है इसका कंप्यूटेशनल टाइम होगा। ऑर्डर एंड टाइम ये क्यों लेगा? ये ऑर्डर एंड टाइम इसलिए लेगा कि एन नंबर्स की सीरीज जनरेट करनी है, तो शुरू के 2 नंबर जो है वो इनिशिएट करा दिए जाएंगे एरे की जो है फर्स्ट 2 लोकेशंस के ऊपर, और जो नेक्स्ट लोकेशन होंगी वो कंप्यूट होंगी प्रीवियस टू जो है लोकेशंस के रिजल्ट की बेस के ऊपर। प्रीवियस 2 रिजल्ट्स को ऐड किया जाएगा तो नेक्स्ट लोकेशन का जो नंबर वो मिल जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा। तो ये जो है ऑर्डर एन टाइम जो है वो चलेगा एल्गोरिथम सीरीज को आइटरेटिव मेथड के थ्रू कॉल करेंगे। अच्छा, अगर हम रिकर्सिव मेथड के थ्रू की बात करें, अगर रिकर्सिव एल्गोरिथम हम लगाते हैं तो उस तो ये कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। अब देखिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरह से होगी कि हमने ये देखा कि रिकर्सिव मेथड के अंदर इसका बाइनरी ट्री जनरेट हो रहा है, ठीक है। बाइनरी ट्री जो है वो जनरेट हो रहा है, और उसकी जो डेप्थ है वो एन टाइम्स है, ठीक है। जितने नंबर्स होंगे उतनी ही डेप्थ उसकी होगी, ठीक है। तो जब हमारा डाटा जो है वो बाइनरी ट्री जनरेट कर रहा हो, तो आपका जो उसका ऑर्डर होता है वो 2 रेस टू एन होता है, ठीक है। ऑर्डर 2 रेस टू एन होता है स्ट्रिक्टली, थीटा 2 रेस टू एन। अगर उसकी 2 ब्रांचेज एग्जैक्टली हो हर नोट के ऊपर तो उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो थीटा 2 रेस टू एन होती है। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि जनाब ये इसका जो है अपर बाउंड है। लेकिन हमने ये देखा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर रिकर्सिव मेथड हम जब यूज़ करते हैं तो हम रिकर्जन में सारी नोट्स कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसमें वो नोट्स हम छोड़ देते हैं जो एक दफ़ा कैलकुलेट हो चुकी हैं, और उनके रिजल्ट को हम यूज़ करते हैं, यानी मेमोराइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो गोल्डन रेशियो एल्गोरिथम एक अप्रोच है जिसके ज़रिए ये चीज़ कैलकुलेट की गई है कि स्ट्रिक्टली आपका जो रिकर्सिव एल्गोरिथम के ज़रिए अगर हम फिबोनाची सीरीज को सॉल्व करेंगे तो स्ट्रिक्टली इसका जो क्या कहते हैं रिजल्ट होगा वो होगा ऑर्डर फाइव एन, और वो फाइव की वैल्यू है 1 + रेडिकल 5 होल अपॉन 2, जो कि जिसकी अप्रोक्सीमेशन है 1.618, यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा थीटा 1.618 रेस टू एन, यानी 2 रेस टू एन नहीं होगा। 2 रेस टू एन उस सूरत में होगा जब सारी की सारी ब्रांचेस जो है वो आप फॉर्म करेंगे और सारी की सारी ब्रांचेस को कैलकुलेट करेंगे। हमने सारी ब्रांचेस कैलकुलेट नहीं करनी, हमें क्या करना है कि मेमोराइजेशन के थ्रू हमने काम करना है। तो इसका जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर होगा वो 1.618 रेस टू एन होगा, ठीक है बेटा।